हाँ तो देखो, ये हमारा ना क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का पेपर है। कहाँ जा रहे हो? तो हमारा ये पर्सन है क्लास 11वीं के इकोनॉमिक्स का 3 घंटे का पेपर है। 2021 का हुआ है, प्री बोर्ड के आसपास पेपर हुआ था, तो इसका उत्तर हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे आप खुद पढ़ लो वीडियो पॉज करके कि इसमें कितने कितने मार्क्स के मतलब आए हुए हैं। ये हिंदी में है, मैं हिंदी में डिस्कस करूँगा। तो हमारा देखो आज का प्रश्न है पहला, खंड आ। दुर्लभता का अर्थ है कि मांग की तुलना में संसाधनों की मतलब सीमित पूर्ति या असीमित पूर्ति। तो हम सबको पता है कि हमारे संसाधन जो हैं वो सीमित हैं, तो इसीलिए उत्तर हो जाता है सीमित। अगला है, श्रीमान एक्स ने सिले सिलाई वस्त्रों की एक दुकान खोली है, वह एक डैश कहलाएंगे। तो उन्होंने भी दुकान खोली है, तो वो क्या कहलाएंगे? विक्रेता कहलाएंगे। विक्रेता कहलाएंगे ना, क्योंकि वो भी दुकान खोली है, तो अभी वो उत्पादक तो है नहीं कि जो कच्चे माल को तैयार माल बनाने हो। सेवाधारी तो है नहीं कि सेवा बेचेंगे, ये तो सब कपड़े बेचेंगे। तो सही उत्तर विक्रेता हो जाएगा, सेलर। अगला है, सांख्यिकी में समष्टि शब्द का तात्पर्य है अध्ययन क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सभी इकाइयों की समग्रता। बिल्कुल सत्य है। तो इसमें ना हम किसी क्षेत्र से संबंधित आने वाली सभी इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम समष्टि कहते हैं। अगला है, प्रायोगिक सर्वेक्षण प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के लिए किया जाता है। प्रायोगिक सर्वेक्षण प्रश्नावली के पूर्व परीक्षा के लिए किया जाता है। प्रायोगिक सर्वेक्षण प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के लिए किया जाता है, असत्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है? तो प्राथमिक आंकड़े आपने पढ़ा होगा क्या होता है, उसके हिसाब से उत्तर देना है। अखबार में प्रकाशित संचय सूचकांक, ये तो द्वितीय होते हैं। पत्रिका में प्रकाशित संचय, ये भी द्वितीय होते हैं। किसी लाइब्रेरी में रखे शोध पत्र के आंकड़े और गणकाकार द्वारा पूछताछ करके प्राथमिक आंकड़े, तो यही होगा। अगला है, सांख्यिकी में प्रतिदश सर्वेक्षण की प्राथमिकता दी जाती है। यानी हम प्रतिदश माने जो सैंपल चुनते थे वो क्यों चुनते थे? क्योंकि कम खर्चीले होते हैं, कम समय लगता है, पर्याप्त विश्वसनीय होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आएगा। लिखा है, स्तंभ 1 स्तंभ 2 में दिए गए गलत जोड़ों की पहचान कीजिए। इसमें से गलत जोड़ा ऐसे सामने लिखा होगा, वो पहचानना है। कह रहा है, भारत की जनगणना 10 वर्ष में एक बार होती है। बिल्कुल सही है ये। आज अयादृच्छिक चयन समान संभावना होता है, यही गलत है। यादृच्छिक प्रतिजन लॉटरी होता है। प्रति 10 में प्रतिनिधि इकाइयाँ होती है, ये भी सही है। यादृच्छिक प्रति चयन में लॉटरी विधि आती है, ये भी सही है। और अयादृच्छिक प्रतिजन में समान संभावना, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन खा हो जाता है। मिलान चिन्ह से क्या निर्धारित होता है? मिलान चिन्ह से क्या निर्धारित होता है? मिलान चिन्ह से वर्ग चिन्ह, मिलान चिन्ह से तो वो बनता है ना, वर्ग बारंबारता। हाँ, वर्ग बारंबारता है ये। अगला है, वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो इन दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो तो 105 आएगा। सही है। प्रश्न है, तोरण को डैश के नाम से जाना जाता है। तोरण को मुक्तहस्त वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, तो यही सही, संचयी बारंबारता वक्र या उपरोक्त सभी बारंबारता वक्र, तो संचयी बारंबारता आएगा। अगला है, निम्न अभिकथन व कारण पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, जब आंकड़ों का वर्गीकरण मात्रात्मक विशेषताओं के आधार पर हो तो मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है, ये तो सही लिखा है। कारण, इन विशिष्टताओं को मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है, ये भी सही है। तो कह रहा है कि अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है, गलत। अभिकथन सत्य है परंतु कारण भी सत्य है, तो यही सही है। अभिकथन व कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है, नहीं करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर खा ही सही है। यहाँ पे ना थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका उत्तर घाव हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों में हमने देखा था ना, क्या अंतर है? मौलिकता में अंतर है और लागत में अंतर है, और क्या था? प्राथमिक आंकड़े में अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है अनुसंधान क्षेत्र में एक करने, और द्वितीयक आंकड़ों में ना पहले से ही कोई संस्था तैयार की होती है, हम उससे प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें मौलिकता का अंतर है, इसमें लागत का अंतर है,
और इसमें विश्वसनीयता का अंतर है कि प्राथमिक आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, ये ज़्यादा विश्वसनीय ये नहीं ज़्यादा होते। खर्चीले होते हैं, कम खर्चीले होते हाँ, ये ज़्यादा खर्चीले होते हैं, कम खर्चीले होते हैं, है ना। हैं। समय का भी। टेलीफोन साक्षात्कार से आंकड़े एकत्रित करने की कोई 3 गुण और 3 अवगुण लिखिए। ये तो अपना बना के लिखना है। अगला है देव या यादृच्छिक प्रतिचयन का क्या मतलब है। इस यादृच्छिक प्रतिचयन का मतलब होता है ना कि सभी इकाइयों को समान महत्व देना और सबको समान अवसर देना। एक यादृच्छिक, हाँ, बिना भेदभाव के एक यादृच्छिक प्रतिदर्श का चुनाव कैसे किया जा सकता है। तो इसको चुनाव कैसे कैसे किया जा सकता है, तो कौन कौन सी विधियाँ थी मुझे याद इसमें कुछ लॉटरी विधि भी थी, प्रत्यक्ष विधि भी थी, ऐसे ऐसे कुछ विधियाँ थी, इसको पढ़ लेना अपना। अगला है सांख्यिकी की इन्हीं 4 विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बताओ सांख्यिकी की कोई 4 विशेषता। सांख्यिकी की 4 विशेषता होती है कि ये इनको अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, इनकी परस्पर तुलना की जा सकती है, इनमें समझातीय मदों की तुलना की जा सकती है। तो सांख्यिकी की ऐसी 4 विशेषता लिख देनी थी। अगला है समावेशी वर्ग अंतराल तथा अपवर्जी वर्ग अंतराल में उदाहरण सहित उत्तर स्पष्ट कीजिए। समावेशी वर्ग अंतराल क्या होता है। समावेशी वर्ग अंतराल होता है जिसके अंदर एक वर्ग की उच्च सीमा निम्न सीमा उसी वर्ग में शामिल होती है। जैसे 0 से 9, फिर 10 से 19। तो इसमें क्या होता है कि 10 से 19 सभी मदें उसी के बीच में शामिल होती हैं, तो उसे समावेशी वर्ग अंतराल कहते हैं। अपवर्जी वर्ग अंतराल में क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसमें क्या होता है कि एक वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वो उस वर्ग में शामिल नहीं होती, वो अगले की निम्न सीमा में शामिल होती है। सही है। बाकी कह रहा है कि बारंबारता सारणी या बारंबारता वितरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बारंबारता सारणी यानी खंडित श्रेणी और असतत श्रेणी दोनों में अंतर। भाई खंडित श्रेणी में x होता है यानी अलग अलग मद होती है और उनकी आवर्तियाँ दी होती है, और इसमें क्या होता है कि वर्ग अंतराल होता है और उनकी आवर्तियाँ दी होती है। तो बस इन दोनों में और अंतर लिखना था। अगला है वर्गीकृत आंकड़ों में सूचना की क्षति से क्या अभिप्राय है। एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वर्गीकृत आंकड़ों में सूचना की क्षति से क्या तात्पर्य। सूचना की क्षति का मतलब हो गया कि अगर हमें जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनकी अगर हमें सही जानकारी नहीं है, सही उद्देश्य नहीं पता है, और उसको अब बनाते समय हमारा जो उद्देश्य है वो उनसे मैच होता है कि नहीं होता है, तो कई सूचनाओं की कमी से हमारे आंकड़े जो हैं वो गलत बनते हैं, उससे निष्कर्ष गलत निकलते हैं, परिणाम गलत निकलते हैं। यही सब लिखना था। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों से कम तोरण का निर्माण कीजिए। तुम्हें ना लेस देन औजाई खींचना था। तो अंक दिया था 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 ऐसे दिया था। तो नोट लिखा है, बस ये रहने दो। देखो तुम्हें ना से कम तोरण खींचना था, तो तोरण खींचना तो आता ही है। पहले हम ना लिख देंगे 20 से कम तो 6, 40 से कम तो दोनों जोड़ के 11, फिर 60 से कम में जोड़ देंगे 11, 33, 44 ऐसे जोड़कर फिर एक ग्राफ बना देंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अंक लिख देंगे, वाई एक्सिस पे विद्यार्थी संख्या, और ऐसे ऊपर की ओर ग्राफ बना देंगे ना। अच्छा, ये से कम में जो तोरण होता है वो जरूरी सीधा ही हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। ऊपर ही जा रहा था। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों से पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो। तो पद विचलन विधि आपने पढ़ी है ना, उसके अंदर क्या करते हैं कि पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, तो पहले हम मध्य मूल्य निकाल लेते हैं, फिर उसमें से किसी को ए ले लेते हैं कल्पित माध्य, फिर विचलन निकाल लेते हैं डी, फिर डी का डैश निकाल लेते हैं, फिर हम सूत्र लगाते हैं ये वाला माध्य निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन। हाँ, अगला है कि कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो। ये भी हो जाता। कल्पित माध्य विधि में एक्स बार इक्वल टू, तुम ये तो सीधा एक्स दे रखा है, इसी में से किसी को ए ले लेते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन, एन या एफ कह दो, है ना, सिग्मा एफ, बस हो गया। क्या उत्पादन करें की समस्या का संबंध से क्या है। देखो, क्या उत्पादन करें की समस्या का संबंध किससे है। क्या उत्पादन करें उत्पादन के तकनीक से है, या किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए इससे है, या कितनी मात्रा वस्तुओं का इससे किया जाए, या ख और ग दोनों। तो क्या उत्पादन किया जाए ये इसके लिए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा, दोनों के लिए, तो यानी घ हो जाएगा, पढ़ा होगा ना।
लिखा है कि स्तंभ 1 स्तंभ 2 में कौन सा जोड़ा गलत है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है और उसकी पहचान करना है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का धन कहाँ किया जाता है, व्यष्टि में, सही लिखा है। समग्र इकाइयों का धन समष्टि में, ये भी सही लिखा है। समाधान क्या होना चाहिए, सकारात्मक, ये गलत है। समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए, इस आधार, ये सही है, बस यही वाला है गलत। डैश डैश सभी आर्थिक समस्याओं का जड़ है, तो सभी आर्थिक समस्याओं का जड़ कौन है, दुर्लभता या अवसर लागत, तो भाई दुर्लभता। अब लिखा है डैश एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों की आजीविका के साधन उपलब्ध कराती है, तो वह आपका अर्थव्यवस्था। अच्छा, यहाँ कह रहा है आजीविका के साधन उपलब्ध कराती है, तो भाई इसका उत्तर तो अर्थशास्त्र आएगा ना, अर्थशास्त्र होगा। एक ऐसी प्रणाली जो लोगों के आजीविका के साधन उपलब्ध कराती है, तो वो हो गया अर्थशास्त्र। हाँ, अर्थशास्त्र ही आएगा। तो अगर यूँ लिखा होता ना कि लोगों को आजीविका उपलब्ध कराती है बस, लेकिन यह साधन उपलब्ध हो गया है, तो इस वजह से अर्थशास्त्र। अगर सिर्फ लोगों को जीने का तो इसका क्या उत्तर होगा, हमें कमेंट में बताओ, है ना। ये पीएस क्लासेस है। एक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोचदार होगी, एक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोचदार होगी जब वह वस्तु उपभोक्ता की आदत हो, अनिवार्य हो, का स्थानापन्न उपलब्ध ना हो, का निकट स्थानापन्न उपलब्ध हो। तो ये निकट, जिसके निकट स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं ना, उन्हीं वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, ठीक है। अनिवार्य वस्तुओं की बेलोचदार होती है, आदत की भी बेलोचदार होती है, अगर स्थानापन्न उपलब्ध ना हो वो भी बेलोचदार होती है। तो बच गया ये वाला ही, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वस्तु की मांग की कीमत बेलोचदार है तो ईडी का मान क्या होगा, 0 होगा। अल्पकाल की निश्चित अवधि परिभाषित है, तो दिनों में, वर्षों में, महीनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अल्पकाल की निश्चित अवधि, तो अल्पकाल की निश्चित अवधि कुछ नहीं होती, यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त में कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रश्न संख्या 24 से 27 में उत्तर दीजिए। पेट्रोल की कीमत में निरंतर वृद्धि चर्चा का विषय बना हुआ है, इस कारण लोग अब यात्रा के लिए दूसरे विकल्प देखने लगे हैं। विद्युत चालित वाहन भी अब सड़कों पर अधिक दिखाई देने लगे हैं। ई रिक्शा के बाद अब इलेक्ट्रिक कारों की मांग भी बढ़ने लगी है। इसके आधार पे अगला सुनो, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से पेट्रोल की मांगी गई मात्रा में डैश होगा। तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से, पेट्रोल की कीमत वृद्धि से पेट्रोल की मांगी गई मात्रा क्या होगी भाई, मांगी मात्रा कम हो जाएगी, तो संकुचन होगा। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से पेट्रोल चालित वाहनों की मांग कम हो जाएगी ना, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पेट्रोल व पेट्रोल चालित कार दोनों, पेट्रोल और पेट्रोल चालित कार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाई दोनों ही तो मिलकर चलते हैं। बिल्कुल। और पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से पेट्रोल चालित कारों का मांग वक्र, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से पेट्रोल चालित कारों की मांग वक्र भाई बाईं ओर खिसक जाएगा, क्योंकि उसी कीमत पे कार की मांग कम हो जाएगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। देखो, अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या इस कारण से उदित होती है क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं, और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, जैसे भूमि का इस्तेमाल गेहूँ चावल का उत्पादन में करना पड़ता है, लेकिन किसी एक में ही कर सकते, ऐसे लिखना था इसमें। साधन के बढ़ते प्रतिफल का क्या अर्थ है, साधन के बढ़ते प्रतिफल का अर्थ है कि स्थिर साधनों के स्थिर रहने पर जब प्रति कारकों के जैसी जैसी इकाइयाँ बढ़ाई जाती है, तो पहले जो उत्पादन होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, या सीमांत उत्पाद बढ़ने लगता है, या कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, इसको साधन के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। इस अवस्था में यदि सीमांत उत्पाद 50, 60, 70, 80 इकाइयाँ हो तो कुल उत्पाद क्रम से मान बताइए। इनको जोड़ जोड़ के लिख देते आ जाता है कुल उत्पाद ना, क्योंकि सीमांत उत्पाद का ही तो, हाँ, क्योंकि जो टोटल यूटिलिटी होता है वो होता है सिग्मा MU ना। अब निम्नलिखित कथन सत्य या सत्य कारण दीजिए। कह रहा है कुल उदाहरण में वृद्धि, कुल उत्पाद में वृद्धि केवल संसाधनों के प्रतिफल को इंगित करता है, कुल नहीं, घटते प्रतिफल भी हो सकता है, तो लिख देंगे असत्य। असत्य में लिख देंगे कि घटते प्रतिफल में भी ना कुल उत्पाद बढ़ रहा होता है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे कम दर से बढ़ रहा होता है। साधन के घटते प्रतिफल की दशा में कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों गिरते हैं, गलत। कुल उत्पाद तो बढ़ता है और सीमांत उत्पाद बस गिरता है।
लिख देंगे साधन के ऋणात्मक प्रतिफल में कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है, गलत। भाई ऋणात्मक प्रतिफल में क्या होता है कि कुल उत्पाद गिरने लगता है और सीमा उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए गलत लिखा हुआ है। सही है, तो तीनों ही गलत थे, सही करना था। अब ये क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की कीमत 20 रुपये है तो लिखो 20 रुपये है, तो मांगी गई मात्रा यानी Q 150 है। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 30 हो जाती है तो नई कीमत 30 हो गया, तो मांगी गई मात्रा गिरकर Q1 120 हो जाती है। तो मांग की कीमत लो यानी ED ज्ञात करना था आपको। तो पहले आप निकालो डेल्टा P जिसका फॉर्मूला P1 माइनस P और डेल्टा Q। हाँ, तो P1 यानी 30, 30 में से 20 गया तो 10 आएगा प्लस का, लेकिन ये वाला 120 में से 150 जाएगा तो माइनस का 30। और ED का फॉर्मूला आता है डेल्टा, माइनस का निशान डेल्टा Q बटे डेल्टा P और गुना में P बटे, तो हो जाएगा माइनस का -30 और बटे में 10 और गुना P। प्रारंभिक कीमत 20, प्रारंभिक मात्रा 150, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 20 3 60 बटे 150, 30 से कट जाएगा 2/5, तो काटने पे आ रहा है 0 पॉइंट माइनस प्लस हो गया तो 0.4 आ रहा है। तो यानी मांग की लोच 0.4 होगी, जो कह देंगे इकाई से कम लोचदार है। ठीक है, बेलोचदार भी, इसे बेलोचदार भी बोला जाता है। लिखा है मांग में वृद्धि और मांग में विस्तार के बीच में अंतर बताना है। तो इसकी डेफिनेशन और चित्र बना देते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। और मांग में विस्तार क्या होता है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है और मांग बढ़ जाती है, इसे मांग विस्तार कहते हैं। इसमें ना नीचे की ओर संचलन होता है, इसमें खिसकाव होता है बाईं ओर, यही सब लिखना था। उपभोक्ता की आय में वृद्धि से किसी वस्तु की मांग में पड़ने वाले प्रभाव के कारण सहित व्याख्या कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो इसके अंदर अब दो बातें जाती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि से सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु पर प्रधानता मांग का प्रभाव। तो पहले तो सामान्य वस्तु के लिए क्या होगा कि आय बढ़ गई है तो सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाएगा, तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। और वही अगर घटिया वस्तु होता तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वो घटिया वस्तु की मांग कम खरीदता, तो मांग वक्र बाईं ओर आ जाता है। सही है, इसमें चित्र भी बना सकते थे। अगला है बजट रेखा और बजट सेट में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके समीकरण लिखिए। तो बजट रेखा और बजट सेट के बारे में अपना लिखना था और समीकरण बनाना था। थोड़ा बताना। तो बजट रेखा क्या होती है, लिख देते। बजट रेखा क्या होती है, जब एक उपभोक्ता की दी हुई आय पर और दो वस्तुओं की दी हुई कीमतों पे जब उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से दोनों वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोगों को खरीद सकता है, उसे प्रकट करने वाली वक्र को बजट रेखा कहते हैं। और बजट सेट हो जाता है कि वो सेट कि इतने में इतना खरीदे, इतने में इतना खरीदे, वो सेट हो जाता है। उन सेट के बिंदुओं को ही मिलाने से बजट रेखा बनता है। तो सेट क्या होता है कि वो संयोग जो उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है, और बजट रेखा होता है ऐसे खड़ी ढाल वाला ढलान जो बताता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहने पर वो दो वस्तुओं की निश्चित कीमतों पर इतनी इतनी मात्रा खरीद सकता है। बाकी समीकरण बनाना था। अधिमान वक्र को तटस्थता वक्र बोलते हैं। अधिमान तटस्थ या तटस्थता की परिभाषा दीजिए। तो तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से प्राप्त कर सकता है। यह मूल बिंदु के उन्नतर क्यों होता है, तो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण जो है मूल बिंदु MRS के कारण यानी घटती हुई प्रतिस्थापन दर के कारण मूल बिंदु का उन्नतर होता है। एक अधिमान मानचित्र पर ऊंचा अधिमान क्या दर्शाता है, तो एक अधिमान वक्र जितना ऊंचा होता है वो उपभोक्ता की अधिक संतुष्टि को पूर्ण करता है, क्योंकि ऊंचे स्तर पर वस्तुओं की इकाइयाँ ज़्यादा होंगी, ज़्यादा इकाइयाँ उपभोक्ता को संतुष्टि का ज़्यादा स्तर प्रदान करती है, इसीलिए ऊपर जाएगा। एक उपभोक्ता दो वस्तु X और Y का उपभोग करता है, उपयोगिता विश्लेषण पर वह संतुलन में कब पहुँचेगा। यदि वस्तु X की कीमत में कमी आ जाती है तो उपभोक्ता की क्या प्रतिक्रिया की सूत्र द्वारा व्याख्या करो। तो हम लिख देंगे दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन वहाँ होता है जहाँ पर MUX/PX का अनुपात और MUY/PY का अनुपात बराबर होता है MUM, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर। जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है तो उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त होता है। अब कह रहे हैं वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, इसकी ये कीमत कम हो जाएगा तो उपभोक्ता होगा इसकी ज़्यादा मांग करने लगेगा। तो अगर इसकी कीमत कम होगी तो उपभोक्ता वस्तु X की ज़्यादा मांग करने लगेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु X का उपभोग बढ़ा देगा, लेकिन जैसे जैसे आरासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू होगा कि X को वो ज़्यादा पसंद करेगा, लेकिन ज़्यादा उपभोग करने से अब इसकी संतुष्टि गिर जाएगी और गिर के वो इसके बराबर आ जाएगा। फिर से उपभोक्ता संतुलन दोबारा से स्थापित हो जाएगा। ये लिखना था। एक कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का तो बताइए। कुल उपयोगिता क्या होता है, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त कुल उपयोगिता के जोड़ को
मतलब सभी उपयोगिता के जोड़ों को कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उत्पाद में जो वृद्धि या कमी होता है, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि या कमी होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब कह रहे हैं इनमें संबंध की व्याख्या कीजिए और सूची बनाइए। तो अब एक टेबल यानी तालिका बनानी थी और इसके चित्र की व्याख्या करनी थी। तो मैं चित्र बता देता हूँ, टेबल तो अब कोई भी बना लेगा। तो इसमें क्या होता है, कुल उपयोगिता में ग्राफ यूँ जा रहा था और सीमांत उपयोगिता ग्राफ यूँ जा रहा था। बाकी संबंध में नंबर 1 लिख देते कि शुरू में ये बढ़ती दर से बढ़ता है, तो ये मतलब जो धनात्मक होता है और बढ़ रहा होता है तो बढ़ती दर से बढ़ता है। फिर ये स्थिर हो जाता है तो स्थिर दर से बढ़ता है। ये गिरता है लेकिन धनात्मक रहता है तो वो घटती दर से बढ़ता है। जब ये शून्य है तो वो अधिकतम है, और जब ये ऋणात्मक हो जाता है तो वो गिरने लगता है। ये शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक तीनों हो सकता है, लेकिन ये जो होता है सदैव धनात्मक होता है। सही है।